Hello and welcome to All-in-One GK. So, we will start with the third video of maths today and that is complex number and quadratic equation. इससे पहले मैंने already दो topics पढ़ा दिए हैं that is set and relation and functions. So, let's begin. उससे पहले I have given you 3 questions to practice. ये PYQs ही है जो मैंने last videos में include नहीं करे थे. ये आप करना और कमेंट्स में इसका आंसर बताना. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो. नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे बोलते हैं? कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी इस फॉर्म में हो ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है 4 + 3i. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जहाँ भी i आ जाता है ना, आई मतलब इमेजिनरी, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. यूजुअली जो है हम मैथ्स में रियल नंबर्स में ही डील करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं. ठीक है. सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + ib, जहाँ पर a और b जो है ना ये रियल नंबर्स है और i इमेजिनरी यूनिट है. अभी देखो 4 + 3i, ठीक है, यहाँ पे 4 और 3 क्या है? रियल है ना, और i क्या है? ये इमेजिनरी यूनिट है. तो जो नंबर ऐसे लिख सकते हैं ना हम 4 + 3i और 5 + 7i, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अब i² = 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम सॉल्व करते हैं ना तो ये चीज़ का हम यूज़ करते हैं बार बार. अगर i² -1 है तो i की वैल्यू क्या होगी? √(-1). अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib. उसमें a जो है ना इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, जिसको हम रियल ब्रैकेट z ऐसे लिखते हैं. अब इसको हम रियल पार्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके आगे कोई इमेजिनरी यूनिट नहीं है इसीलिए. और b को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसके आगे i आ जाता है ना, तो जो भी नंबर जिसके आगे i आएगा वो इमेजिनरी होगा और दूसरा वाला रियल होगा. अगर b 0 हो, अगर मैं यहाँ पे b को 0 कर दूं तो i × 0 0 हो जाएगा. फिर a + 0 क्या होगा? मेरा a. तो इसका मतलब क्या मिला? मेरा नंबर प्योरली एक रियल नंबर है. ठीक है. अगर मैंने a को 0 कर दिया तो z = ib मिला मुझे, मतलब मेरा जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इक्वल कब बोलेंगे? ओनली व्हेन a = c एंड b = d. तब हम बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है. ठीक है. अब ये जो है ना पावर ऑफ i, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये आप प्लीज एज इट इज लर्न कर लेना बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप पूरा डिराइव करो. तो प्लीज ये जो 4 है ना यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. तो ये क्या है? i⁴ k. इसमें k क्या है? k कोई भी इंटीजर है. ठीक है. 0 1 2 या -1 2 -2 3 कुछ भी. ठीक है. तो i⁴ k हमेशा 1 होता है. i⁴ k + 1 हमेशा i होता है. i⁴ k + 2 -1 और i⁴ k + 3 हमेशा -i होता है. अब आप बोलोगे i⁴ k + 4 क्या होता है? तो आप देखो 4 के टर्म्स में है ना 4k और यहाँ पे 4k + 1. जब मैं 4k + 4 लूंगी तो ये वापस से इसी टर्म में आ जाएगा i⁴ k, तो उसकी वैल्यू भी फिर से 1 होगी. तो ऐसे ही रिपीटेशन में चलता रहेगा 1i -1 -i, फिर से 1i -1 -i. तो अगर ये इस फॉर्म में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करो और उसको ब्रेक कर सकते हो ना तो फिर इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप ये सब पुट कर सकते हो. ठीक है. इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है. अब ना कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. सो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं ना तो रियल वाला पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के साथ. सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है बट अगर आप ब्रेक करो तो आपको क्या मिलेगा? a से मिलेगा यहाँ पर, फिर क्या मिलेगा? abi, फिर यहाँ पर bci और यहाँ पर bdi². अब i² की जगह -1 लिख सकते,
तो इसीलिए ये क्या आ गया, AC और माइनस BB, राइट, -1 है क्योंकि यहाँ पर, तो ये हमारे रियल पार्ट एक साथ हो गया और I कॉमन ले लिया मैंने, तो AD प्लस BC आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन का है। अब डिवीजन में क्या होता है कि जो नीचे वाला होता है ना उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कि सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया ना तो यहाँ पर जो साइन होता है बीच में वो चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, तो इसको ही हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो डिवीजन में अक्सर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं तो हम कॉन्जुगेट लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर c प्लस डी आई था, राइट, तो कॉन्जुगेट लिया मैंने तो c माइनस डी आई कर दिया। अब मैंने नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी करना होगा, राइट। तो फिर ऐसे हम डिवीजन सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब सबकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो मैं एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताती हूँ। सबसे पहला है क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि जो सम है ना, मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज ये क्लोजर बोलती है। सपोज 2 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, इसको मैंने ऐड किया 5 प्लस 6i के साथ। अब रियल वाला पार्ट साथ में आ जाएगा, 5 प्लस 2 7 और ये 6 प्लस 3 9i। तो क्लोजर क्या बोलता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे सिमिलर क्लोजर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन में भी सेम ही आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हम पढ़कर आए थे ना जब सेट्स वगैरह पढ़े थे, तो सेम ही है। z1 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, z2 प्लस z1। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिवीजन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। अब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है जैसे हमने सेट में पढ़ी थी, दैट z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ओके, और बाकी जो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी सेम ही रहता है। अब एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 विच इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, राइट। एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर मैं ये वाला 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दूं तो मुझे वापस से वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो इसको मैं बोलूंगी एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, राइट, आइडेंटिटी में। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि मुझे वापस से वो नंबर चाहिए, तो इस टाइम पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, z जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से z ही मिले, 1 के साथ, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लिख सकती हूँ ना, दिस, राइट। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। अब इनवर्स की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की। हम सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव का ही पढ़ते हैं बिकॉज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का नहीं होता है, तो हम इसलिए नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सपोज z है,
जिसको सपोज हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है, तो इसका एक एडिटिव इनवर्स हमेशा रहेगा, मतलब माइनस ए प्लस आई माइनस बी, जिसको हम माइनस जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गया। तो यही बोलते हैं कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस आई माइनस बी, जिसको हम माइनस z के साथ डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, या फिर हम नेगेटिव ऑफ z भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को क्यों हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब हम माइनस z जो इसका इनवर्स है उसको ऐड करते हैं ना, तो हमें 0 मिलता है, ठीक है, आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव की भी होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव की क्या इनवर्स होगी, अगर मेरे पास z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे आइडेंटिटी 1 चाहिए, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, मुझे 1 चाहिए। तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो z इनवर्स क्या होगा मेरा, इसमें मेरा z इनवर्स होगा 1 बाई a प्लस आई बी। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस 1 मिलेगा, z इंटू जेड इनवर्स क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 बाई a प्लस आई बी विच इज z इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव के केस में एक और प्रॉपर्टी आती है विच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मेरे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z2 एंड z3। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि z1 z2 प्लस z3 विच इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z3, तो मुझे क्या मिलेगा, z1 z3 प्लस z2 z3, राइट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी कैन बी रिटन इन द पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ पर जो r है ना इसको हम मॉडुलस बोलते हैं और जो थीटा है ना इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली in any complex plane, a complex number can also be described using the polar coordinates r and theta। अभी r क्या है, मॉडुलस, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर मॉडुलस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी। सो ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना ए बी पॉइंट का, उसको ही हम बोलते हैं व्हाट, मॉड्यूलस। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, हम ऐसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरा a प्लस आई बी आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। अब मुझे मॉड्यूलस चाहिए r, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूंगी, तो मुझे r मिल जाएगा। अब वैसे थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये मेरी एक एक्सिस है, ये वाला मेरा आर है, राइट, द मॉड्यूलस, ओरिजिन से लेके ए बी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब ये जो मेरा थीटा है ना एंगल एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली एक्सिस का, ये बीच का जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं, विच इज आर्ग्यूमेंट। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है विच इज द एंगल, तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, वैसे हम निकालते हैं। नाउ मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि r क्या है, थीटा क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज z इक्वल टू -1 प्लस i रूट 3। अब इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं r विच इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरा a क्या है, ये है मेरा -1, तो -1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है मेरा, रूट 3, राइट।
तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 + 3 यही आएगा, विच इज √4 विच इज व्हाट 2। अब मैं थीटा फाइंड करती हूँ, थीटा क्या है, tan इनवर्स b/a लिख सकती हूँ, राइट। अभी ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर मेरा tan इस तरफ था तो मैं इधर ले जाऊंगी तो tan इनवर्स आ जाएगा, इतना बेसिक अब सबको पता ही होगा। सो b क्या है मेरा, √3 और a क्या है मेरा, -1, तो मुझे क्या मिला, -√3, राइट। यहाँ पे tan इनवर्स है आगे, तो tan इनवर्स -√3, आप सबको पता है कि जो tan हमारा 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू हमारी √3 होती है, राइट। सो tan इनवर्स -√3 की जो वैल्यू है, अगर मैं पाई के फॉर्म में देखो तो क्या आएगा, π/3 आएगा, 60 डिग्री है, पाई हमारा 180 डिग्री होता है, राइट। π/3 में लिख सकती हूँ। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस को मैं बाहर रख देती हूँ तो मेरा क्या मिला मुझे, tan इनवर्स √3, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, -π/3 लिख सकती हूँ। सो जैसे हम आगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं ना, तो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम वैल्यूज निकालते हैं, तो वो मैं आपको वहीं सिखाऊंगी। अभी इसको जो अगर मुझे पॉजिटिव में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली पाई प्लस माइनस π/3 करते हैं हम, तो हमें 2π/3 मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव में हमेशा लेके जाते हैं वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसको हमें पॉजिटिव करना है। ये सब चीजें मैं ट्रिगोनोमेट्री में बताऊंगी, बट फॉर द सेक आप याद रखो कि ऐसे हम करते हैं कि हम पॉजिटिव में करते हैं। आर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट से निकालते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स b/a निकालते हैं, तो इसमें कैसे हम लेते हैं वो आप ट्रिगोनोमेट्री में सीख लोगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, आर मिला हमें 2, थीटा मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें मिला 2π। अब इस फॉर्म में पुट कर दो, z = 2 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो ये क्या है कि हमने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था उसको हमने पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वेरी इजी, बस आर और थीटा की वैल्यू निकालो और इस फॉर्म में पुट कर दो, ओके। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो ये वाले ना एनडीए के पेपर में बहुत बार आते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, इनका यूज करके आपको सॉल्व करना होगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द सोल्यूशन टू द इक्वेशन z³ = 1। और इस इक्वेशन के ना 3 सोल्यूशंस है, विच इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। The sum of the roots is always 0, very important property, okay। 1 + ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होगा, और जो प्रोडक्ट होगा ना रूट का, that is ω³ = 1 always। This is very important property, आपको सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी। So 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ω³ = 1। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे 1 तो 1 है, ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 - i √3/2, ओके। अब हम PYQs देखते हैं। सो आवर फर्स्ट PYQ इज, इफ z is not equal to 0 is a complex number, then what is amplitude z plus amplitude z bar equal to। अभी जो भी टर्म्स यहाँ पर पूछे गए हैं, आई होप आपको क्लियर है कि z क्या है, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट इंटरचेंजेबली यूज करते, ये भी मैंने आपको बताया, और z बार क्या है, दैट इज द कॉन्जुगेट, ओके। सो इसको सॉल्व करने के पहले आपको याद होगा दिस थिंग, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट। सो जो z है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मैंने सिंपल z = a + ib क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट से डील करना है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पोलर फॉर्म में लिया है। अब थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z, ऐसे में लिख सकती हूँ, अभी मैंने दिखाया आपको। और z बार क्या होता है, r cos थीटा माइनस i sin थीटा, यही होता है। साइन चेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जो मेरा एम्पलीट्यूड है z बार का वो माइनस थीटा है, राइट? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जब मेरा ये था तो मेरा थीटा था एम्पलीट्यूड, अब मेरा कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो गया है, राइट? तो मेरा थीटा क्या है? माइनस थीटा। सो अभी मुझे क्या पूछा गया है कि मुझे निकालना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। सो क्या है? थीटा प्लस माइनस थीटा विच इज थीटा माइनस थीटा विच इज 0. सो दिस इज द आंसर. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा वाले क्वेश्चंस है वो काफी पूछते हैं एनडीए में, तो यहाँ पर भी आ गया. देखो, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 is a cube root of unity, then what is the value of this expression? अभी मैंने आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? और दूसरी क्या है? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. अब इन्हीं दो प्रॉपर्टी से हम ये फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. पहला एक्सप्रेशन क्या है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100. सो 1 प्लस ओमेगा क्या है मेरा? माइनस ओमेगा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 विच इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100. अब ब्रेक डाउन कर दो, माइनस 2 100 एंड ओमेगा स्क्वायर 100. अब ये पावर क्या है? इवन है, तो नेगेटिव का तो कोई ऐसे भी यूज नहीं है, तो ये 2 टू द पावर 100 हो जाएगी. और ये क्या है? ओमेगा 200 हो गया. अब एक चीज देखो, ओमेगा क्यूब मेरा 1 है, तो इसको मैं ऐसे किस हिसाब में ब्रेक कर सकती हूँ जिस वजह से मुझे 1 मिल जाए इसकी वैल्यू, राइट? तो मेरे लिए फिर इजी हो जाएगा क्योंकि मेरा ओमेगा वाला टर्म खत्म हो जाएगा. सो 2 टू द पावर 100 और ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 66, क्योंकि 198 होता है एंड प्लस 2. ओके, ऐसे मैंने ब्रेक कर लिया. अब 2 टू द पावर 100 यहाँ पर है, ओमेगा क्यूब टू द पावर 66 ये यहाँ पर हो गया. एंड नेक्स्ट वी हैव ओमेगा स्क्वायर. अब मैंने ये कैसे लिखा, एक आपको फॉर्मूला पता होगा ए एम प्लस एन का, विच इज ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन. ठीक है, तो ये वाला मेरा m वाला पार्ट है ये, और ये मेरा n वाला पार्ट है, तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया विच इज 2 टू द पावर 100. अब ओमेगा क्यूब मेरा क्या है? 1 है, और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहने दो. तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्या है मेरा? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100. इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 100. अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है मेरा? इधर चला जाएगा माइनस ओमेगा टू द पावर 100. क्या मिला मुझे? माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 100. अब ऐसे खोल दो इसको, तो माइनस 2 टू द पावर 100 एंड ओमेगा टू द पावर 100. अब माइनस 2 टू द पावर 100 इवन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 100. अब इसको भी मैं क्यूब वाले फॉर्म में ब्रेक करूंगी ताकि मुझे 1 मिल जाए. सो 3 इंटू 33 प्लस 1, राइट? तो 2 टू द पावर 100 ओमेगा क्यूब टू द पावर 33 इंटू ओमेगा. ठीक है, यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज किया. अब 2 टू द पावर 100 ओमेगा क्यूब क्या है मेरा? 1 टू द पावर 33 इंटू ओमेगा. तो अल्टीमेटली क्या मिला? 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा. अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि क्या पूछा है? दिस प्लस दिस. सो 2 टू द पावर 100 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 100 ओमेगा. अगर मैं 2 टू द पावर 100 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या है मेरा? -1 है, इधर चला जाएगा तो. सो 2 टू द पावर 100 इंटू -1. तो अल्टीमेटली आंसर क्या है मेरा? -2 टू द पावर 100 विच इज ऑप्शन नंबर 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सम? तो हमें सम क्या दिया है? समेशन n इक्वल टू 1 20 i टू द पावर n माइनस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1.
ठीक है, ये चीज छोड़ो, पहले ये चीज देखते हैं। तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ i टू द पावर n इंटू आई टू द पावर -1, फिर i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 1। ठीक है, फिर i टू द पावर अगर n मैं कॉमन लूँ तो ये क्या है, i इनवर्स है, तो मैं 1/i लिख सकती हूँ उसको। यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर मेरा i बचा बस। तो मैं अब एलसीएम लेती हूँ। सो एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस i प्लस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है क्या है, i 1 प्लस i -1 है डिवाइडेड बाई i। तो मेरा -1 से +1 गया, अब मेरा i/i बचा, तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे, i टू द पावर n। सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ समेशन n इक्वल टू 1 टिल 20 i टू द पावर n। अब देखो, अगर मैं इसको पुट करूँ वैल्यू तो मुझे क्या मिलता है, i स्क्वायर, i क्यूब, i4, ऐसे कर करके कब तक, i20 तक। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको बाय हार्ट लर्न कर लो, आपको यूज होगा सॉल्व करने में। वो क्या था, ये वाली चीज, i टू द पावर 4k, 4k + 1, 4k + 2 एंड 4k + 3। सो ये मेरा i है। अब i स्क्वायर क्या है मेरा, -1। i क्यूब मेरा क्या है, i स्क्वायर इंटू आई, राइट। और ऐसे लिख सकती हूँ i क्यूब मेरा क्या है, i स्क्वायर इंटू आई। तो i स्क्वायर मेरा -1 है इंटू आई विच इज -i, राइट, -i। अब i4 मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिखते हो i स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर विच इज -1 टू द पावर स्क्वायर विच इज 1। तो क्या आ गया, 1। अब ऐसे करके मेरे i20 तक जाता है, ठीक है। तो अब देखो 4 के पेयर्स बन रहे हैं और 20 तक है, मतलब 5 ऐसे पेयर्स बनेंगे 4 के, ठीक है। तो i से -i गया, -1 से +1 गया, ऐसे करके सारे 4 पेयर्स में सब कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हुआ, 0। वही हमारा आंसर है। Now we have the next question. Let z1 and z2 be any two complex number such that z1 square plus z2 square plus z1 z2 is 0. हमें z1 by z2 की वैल्यू निकालनी है। So मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि let x जो है मेरा it is equal to z1 by z2. Okay. So z1 is equal to x z2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इधर ले गई। अब ये जो मेरा इक्वेशन है ना, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 इक्वल टू 0, इसमें मैं z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। अब देखो इसमें z स्क्वायर है, इसमें भी z2 स्क्वायर है और इसमें भी z2 स्क्वायर है। तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेती हूँ z2 स्क्वायर। तो मेरा क्या बचा, x स्क्वायर बचा, इसमें से क्या 1 और इसमें से क्या x। अब एक चीज देखो, मेरा जो z2 है वो 0 हो सकता है क्या, इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये ऐसा हुआ तो मेरा ये जो चीज है z1 by z2 ये तो अनडिफाइन हो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऑप्शंस में भी ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड हो ये चीज। सो ये वाली चीज मेरी 0 है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसके बाद ही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बेसिकली सबको इतना पता होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आप सबको पता होगा। यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मेरा क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 1। अब 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2, तो मुझे क्या मिला 1 प्लस माइनस √3i मिला मेरा यहाँ पर, क्योंकि -√3 है एंड 2। सो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती ले लिया माइनस। सो ये अल्टीमेटली हमें वैल्यू मिली है। सो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ आप, -1/2
प्लस माइनस √3i/2। अब ऐसे ब्रेक क्यों किया? क्योंकि मुझे मॉड पूछा था। मॉड क्या है? a² + b², यही था। सो मॉड ऑफ z1/z2 क्या है मेरा? मैंने x पकड़ा था ना, मॉड ऑफ x होगा मेरा। और x की वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिली मुझे? ये √a² मेरा क्या है? प्लस b² मेरा क्या है? अब इसको सॉल्व करो तो 1/4 + 3/4, अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट? 4/4 विच इज √1 तो आंसर मेरा 1 है। अब इस प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, इसमें प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, मॉड की वैल्यू हमेशा √a² + b² आती है। नेक्स्ट वाले में देखो क्या पूछा है कि रियल z1/z2। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जिसमें i आता है वो इमेजिनरी है, तो ये वाला रियल पार्ट है हमारा -½ तो मैं ये लिख दूं ½ प्लस -½ कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या मिला मुझे? 0 आंसर। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग करना और कमेंट्स में इसका आंसर बताना। नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, बट ट्राई करना एटलीस्ट। एंड ऑलरेडी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं, तो आपसे इजीली हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो ये बहुत ही ईजी है। तो बोला है कि इफ x, y, z आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हम पढ़कर आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा² क्यूब रूट्स है यूनिटी के, और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 + ओमेगा + ओमेगा² कितना होता है? 0, एंड ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। सो x, y, z आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इसमें से एक x है, एक y है और एक z है, राइट? तो x सपोज 1 है, ओमेगा की वैल्यू मैंने y ले ली और z है मेरा ओमेगा²। अब मुझे ये चाहिए xy + yz + zx। सो xy + yz + zx। x क्या है मेरा? 1, y क्या है? ओमेगा, y ओमेगा, z ओमेगा², z ओमेगा² x 1। अब ये क्या है? ओमेगा + ओमेगा क्यूब + ओमेगा²। ओमेगा क्यूब क्या है? 1, ओमेगा + 1 + ओमेगा², मतलब इस फॉर्म में आ गया या नहीं? दैट इज 1 + ओमेगा + ओमेगा²। इसकी वैल्यू क्या है? 0। दिस इज योर आंसर। सो विद दिस आई कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो होमवर्क दिया है उसको करके आना, और फिर आप पेपर भी सॉल्व करना, उसमें काफ़ी आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, वो भी ट्राई करना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? A quadratic equation with real coefficient is a polynomial equation of second degree where all the constant coefficient are real numbers. तो जो भी ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में आपको दिखे कोई भी इक्वेशन, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x हमारा अननोन वेरिएबल होता है। ये जो a, b और c जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये रियल होते हैं हमेशा, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड a जो होता है ना वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन bx + c होता है, राइट? उसको हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर ये लीनियर हो जाएगा ना। क्वाड्रेटिक के लिए x² होना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए 2x² + 8x + 8 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू क्या है? 8 है। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी ऊपर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम रूट्स निकालते हैं। 2 रूट्स हमें मिलते हैं क्योंकि x² है ना, कोफिशिएंट में पावर क्या है? 2 है ना, तो इसीलिए हमें 2 रूट्स मिलते हैं। एक में प्लस होता है और दूसरे में माइनस होता है, ठीक है। ये जो रूट्स है ना, ये रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं दोनों रूट्स, या फिर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले से डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
Now for the equation ax square plus bx plus c equal to 0 with roots x1 and x2, ये दो रूट्स है, ठीक है, x1 and x2, तो जो दो रूट्स है ना उनका सम हमेशा माइनस बी बाई ए होगा. ओके, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है. और इन दोनों को हम बोलते हैं वियतास फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जो मैंने आपको बोला कि जो नेचर है रूट्स का, कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, मतलब दोनों यूनिक हो गए, या फिर रियल और इक्वल होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, वो कैसे पता चलता है? वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता चलता है. सो द नेचर ऑफ रूट इज डिटरमाइंड बाय द डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी ये देखो, ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हम निकालते हैं उसमें है ना इस फॉर्मूले में, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. अब जब डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारे जो इक्वेशन है ना उसके दो जो रियल रूट्स हो गए वो डिस्टिंक्ट हो गए. जैसे कि मैंने ये लिखा कि बी स्क्वायर क्या है? -5, माइनस 4a हमारा 1 है, c हमारा 6 है, तो ये मुझे मिला 1 जो कि ग्रेटर है 0. ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं वो x इक्वल टू वो वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मुझे एक रूट 2 और दूसरा 3 मिलेगा. इसका मतलब रियल है और डिस्टिंक्ट है. अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो जाता है तो मुझे रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया तो मेरा एक ही रूट होगा, दैट इज x इक्वल टू 2. और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब मुझे कौन से नेचर के रूट्स मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे. ठीक है, नॉन रियल कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे. तो ये वाला मेरा -4 निकला डिस्क्रिमिनेंट विच इज लेस देन 0, तो मेरे रूट्स है i और -i. हमें रियल वाले पर ही फोकस करना है, वी विल नॉट वर्क विद कॉम्प्लेक्स. सो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसी से आप सब कुछ कर लोगे. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर एंड जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बताया था. Now, if one root of the equation exceeds the other by 2 root 3, then which one of the following is a value of k? So मेरे दो रूट्स है, मैंने लेट अपने रूट्स अल्फा और बीटा ले लिए. ठीक है, so if one root of the equation exceeds the other by 2 root 3, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 रूट 3 दिया है मेरा, क्योंकि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट मेरा उससे एक्सीड्स करता है ना 2 रूट 3 से, तो ये हो गया मेरा. अब मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरा जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए आता है, तो कितना आ गया? के. और मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा? सी बाई ए विच इज के. अब हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है. तो आपको याद है कि अलजेब्रिक का इक्वेशन होता है ना एक, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. ये वाला इक्वेशन आप सबको पता है ना कैसे आता है. अब इसकी वैल्यू क्या मिली हमें? 2 रूट 3. और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? के स्क्वायर. ठीक है, और -4 अल्फा बीटा क्या है? के. अब इसको तोड़ दो, क्या मिला? 4 इंटू 3 एंड दिस इज के स्क्वायर -4 के. तो ये 12 है मेरा, राइट. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं. के स्क्वायर -4 के और इधर चला जाएगा तो -12 इक्वल टू 0. अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो रूट्स निकालती हूँ. माइनस बी कितना है? -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 a और c है हमारा -12 बाई ट्वाइस a. अब सॉल्व कर लो. 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस 48 बाई 2 विच इज 4 प्लस माइनस ये कितना हुआ? 64 बाई 2. अब ये आपको पता है 4 प्लस माइनस ये 8 का स्क्वायर होता है,
2। अब यहाँ पर दो रूट्स क्या है, एक तो आपका है 4 + 8/2, ठीक है, और दूसरा है आपका 4 - 8/2। तो ये क्या है 12/2 विच इज 6, और ये आपका -4/2 विच इज -2। तो कौन सा है इसमें 6, इजी, तो ये 6 है इसका आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ n इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + m। ओके, तो मैंने क्या बोला, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं फॉर्मूले से तो -b ± स्क्वायर रूट वाले से, तो हमें रूट्स मिलते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमें क्या है कि n रूट है इस इक्वेशन का, तो कौन सा इक्वेशन है x² + px + m = 0। अब n इस इक्वेशन का रूट है, तो मतलब x की जगह मैं n को पुट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा n² + pn + m = 0। ये मेरा पहला इक्वेशन। अब सेम वे बोला है कि m रूट है x² + px + n इक्वेशन का, तो x² + px + n = 0। तो m है तो मैं m पुट कर सकती हूँ, m² + pm + n = 0 विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 में से 2 को माइनस कर देती हूँ क्योंकि मुझे n² m² ये सब मिल रहा है, राइट। तो इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो n² + pn + m - m² - pm - n = 0। अब n² - m² एक तरफ ले लो, प्लस p, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा m - m, और इधर में प्लस m - n = 0। अब इसको मैं खोल दूँ तो n + m और n - m ये मिला मुझे, प्लस p n - m इधर भी है। अब इधर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ भी n - m मिलेगा। ओके, अब n - m को कॉमन ले लो, तो क्या मिला n + m + p - 1 = 0। अब ये वैल्यू इधर चलेगी तो 0 हो गई, तो n + m + p - 1 = 0 मिला। तो यही पूछा था हमें, p + m + n, p + m + n, p + m + n क्या हुआ 1। तो क्या मिला हमें आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ x² - x + 1 = 0, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एक्सप्रेशन जो है हमारा x - 1/x की फॉर्म में है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन है हमारी x² - x + 1 = 0। अगर मैं x से इसको डिवाइड कर दूं तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मुझे इस टाइप में कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर मुझे x मिला 1 और यहाँ पर 1/x विच इज 0। तो मुझे x + 1/x की वैल्यू मिली है 1। ओके, तो अभी हम ऊपर एक फॉर्मूला करके आए थे ना, दैट कि x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/x होल स्क्वायर -4x × 1/x। ये अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला था ना, अल्फा - बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा की जगह x और बीटा की जगह 1/x ले लिया मैंने। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू है हमारी 1 है 1² और यहाँ पर क्या मिला हमें 4। तो क्या मिला 1 - 4 विच इज -3। अब ये मिल गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए 4, राइट। तो मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड। अगर मैंने स्क्वायरिंग की तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 - x स्क्वायर था, एक और स्क्वायर आ गया तो 4, और इधर -3 का स्क्वायर करूंगी तो कितना मिलेगा 9। अब हमें 8 भी चाहिए, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, और इधर 81। अब वैल्यूज पता है, कर लो, क्या है -3 + 9 + 81 कितना हुआ 87। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा x - 1 होल स्क्वायर ना, तो x² - 2x + 1, ठीक है। दूसरा है x - 3 होल स्क्वायर, सो x²
माइनस 6x प्लस 9 एंड तीसरा है x माइनस 5 होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट कर लो, तो 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर और इधर 6 7 8 और इधर 10 कितना हो गया माइनस 18x और इधर 9 10 और इधर 35 प्लस 35 इक्वल टू 0। अब रूट्स पूछा है ना कि, तो मैंने क्या बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है कि कौन से रूट्स होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो हमें पूछा है रियल रूट्स, तो पहले हम देखते हैं कि रियल रूट्स है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है हमारा माइनस 18 स्क्वायर माइनस 4 3 एंड 35 विच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर कितना होता है 324, ओके एंड इधर हो जाएगा 4 3 12 12 35 420, ओके माइनस 420 विच इज माइनस 96। अब देखो ये तो लेस देन 0 आ गया, तो क्या रियल रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन के, नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से नो रियल रूट्स। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप पेपर से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में पूछ सकते हो या कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी आपका। स्टडी स्मार्ट, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय।